हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से सेट्स एंड रिलेशंस। तो सीधे शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7, इस एडिशन के अकॉर्डिंग है, वैसे यही रहता है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट्स एंड रिलेशंस, है ना। इस वीडियो में रिलेशंस तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे, बट सेट्स को कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे आई थिंक, लेकिन बहुत हद तक बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इसके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो सेट्स पे ही होगा। किस पे होगा? सेट्स पे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट? मुझे उम्मीद है कि आप सेट के बारे में पहले से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं, अगर पहली बार है, तो भी आपको बातें समझ आ जाएंगी। सेट है, अगर इसको डिफाइन करें, द डेफिनेशन ऑफ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये तो बस इसका क्या हो गया, एक डेफिनेशन। बस डेफिनेशन याद करने से काम तो नहीं चलेगा, हमें इसके अंदर की बात समझने की जरूरत है। व्हाट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन? व्हाट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन? तो कलेक्शन वेल डिफाइंड वो होते हैं जो कलेक्शन यूनिवर्सल होता है। व्हाट डज इट मीन? कि वो जो कलेक्शन में एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सबके लिए सेम हो। ऐसा ना हो कि वैरी करे पर्सन टू पर्सन। क्या मतलब है इसका? जैसे बोलो वॉवेल्स का कलेक्शन, एग्जाम्पल लूँ, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। जब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो इंग्लिश की ही बात हो रही है। तो वॉवेल्स के कलेक्शन में आप खुद बताएं क्या क्या होगा। ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा। ये जो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स हैं ये वेल डिफाइंड है। वाई? बिकॉज ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सली का मतलब यहाँ पे अर्थ में जो लोग हैं वो सब लोग इसको मान चुके हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू इंग्लिश के वॉवेल्स हैं। क्लियर है? वहीं पे अगर बोला जाए, है ना, कलेक्शन ऑफ, है ना, कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन योर स्कूल। जो भी स्कूल है, कोई एक स्कूल का नाम ले सकते हैं हम लोग। अब गुड टीचर्स इन योर स्कूल ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में अगर सर्वे किया जाए, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बोला जाए कि गुड टीचर्स कौन है, तो कुछ बच्चे कहेंगे ये सर गुड टीचर्स हैं, कुछ बच्चे कहेंगे वो सर गुड टीचर्स हैं। मतलब आप खुद सोचें, गुड टीचर्स के कलेक्शन में सबके कलेक्शन सेम नहीं होंगे। जैसे वॉवेल्स के कलेक्शन में सबका कलेक्शन सेम है, ए, आई, ओ, यू, एकदम वेल डिफाइंड। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसका कुछ डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल्स मान लिया जा चुका है। लेकिन गुड टीचर्स का कोई डेफिनेशन नहीं है। टीचर का तो एक डेफिनेशन है, बट गुड टीचर्स यहाँ पे क्या लग गया बताइए? गुड टीचर्स। ये पे गुड को अगर हम काट देते, कलेक्शन ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल, तो आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं, जितने सारे टीचर्स हैं, अगर 10 या 20 या 15 जितने भी टीचर्स हैं, उनके नाम सबके लिए सेम होंगे। ऐसा तो नहीं जो टीचर हैं वो कुछ और होंगे, ऐसा नहीं है। टीचर टीचर ही होंगे। बट गुड जो लग गया, मतलब ये जो गुड है, दिस इज एडजेक्टिव। जब भी आपको एडजेक्टिव नजर आए तो समझिए एडजेक्टिव इज नॉट वेल डिफाइंड। जब भी कहीं तारीफ हो, जब भी कहीं किसी के बारे में अच्छा बुरा, समझ रहे हैं, मोटा पतला, ये सारी बातें इस्तेमाल हो, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। जैसे बोलो मोटे बच्चों का कलेक्शन, तो अब मोटा कितना मोटा ये तो कहना पड़ेगा ना कि उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। लंबे बच्चों का कलेक्शन, बट कितना लंबा? लंबाई तो फिक्स नहीं है ना। बात यह है कि मान लेते हैं कुछ बच्चे सारे नाटे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ लंबे हो जाएंगे। वही लंबे बच्चे जब और लंबों के बीच में जाएंगे तो वो नाटे हो जाएंगे। तो जब लंबा, नाटा, गुड, बैड, दीज थिंग्स इस्तेमाल हो, दीज वर्ड्स अगर इस्तेमाल हो रहे हैं किसमें? सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। मतलब उसमें जो कलेक्शंस होंगे, कलेक्शन तो आप कर सकते हैं। गुड टीचर्स, आपके हिसाब से 2 टीचर्स गुड निकल गए, बट ये सबके लिए सेम नहीं होंगे। समझ गए? तो एक बात तो ये समझ आ गई कि वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होंगे वो सारे पर्सन्स के लिए, पूरी दुनिया के हर एक लोगों के लिए सेम हो, वैसे कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। उसी को हम सेट कहते हैं। तो सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन। तो कुछ स्पेशल कलेक्शंस को ही सेट कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल सेट्स आर कलेक्शंस, बट ऑल कलेक्शंस आर नॉट सेट्स। ओके, ये हुई डेफिनेशन किसकी? सेट की। क्लियर है? अब मैं अगर बात करूं, जैसे वॉवेल्स के कलेक्शन में हम मान लेते हैं इसको वी, वैसे एक वे है लिखने का सेट का, आगे जानेंगे अभी। ए,
EIOU, जो आपके कलेक्शन में एलिमेंट्स आए, जो कलेक्शन में एलिमेंट्स आए उन्हीं को आप लिख दें, लिस्ट कर दें और कर्ली ब्रैकेट से घेर दें और कोई एक नाम लेते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर लेते हैं, किसके लिए, सेट का नाम रखते हैं और इक्वल टू साइन देते हैं यहाँ पे अब बताइए जो ए है, ए किसमें, ए बिलोंग कर रहा है किसमें, बिलोंग्स टू V, इसी को लिखते हैं हम ए, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, सिंपल। अगर हम B की बात करें तो B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ V, यहां बोलेंगे B डज नॉट बिलोंग टू V, तो इसको ऐसे लिखते हैं B डज नॉट बिलोंग टू V। क्लियर है? तो ये बात हो गई एलिमेंट ऑफ अ सेट की। जैसे जैसे आपकी किताब में चीज़ें लिखी हुई हैं वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जिससे ये समझ आए कि आपकी किताब में जो चीज़ें गिवन है वो छूट नहीं रहे हैं। क्लियर है? तो ये एलिमेंट की बात हो गई है ना, बिलोंग्स टू का मतलब एलिमेंट ऑफ, है ना, तो मैं लिखना छोड़ दिया, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है जो जो AEIOU है, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो बिलोंग्स टू है, मैंने बोला A बिलोंग्स टू A, इसका मतलब ये है कि A इज एन एलिमेंट ऑफ, A तो नहीं लिखा था मैंने, V लिखा था, ऑफ सेट, सेट का नाम क्या था, V, है ना। और अगर उसका एलिमेंट नहीं होगा तो नॉट एन एलिमेंट ऑफ या डज नॉट बिलोंग टू। ओके, जैसे एग्जाम्पल में बोला है, लेट अस कंसीडर कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 15, है ना। तो इस कलेक्शन में क्या क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर बोले कलेक्शन ऑफ, है ना, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 15, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 15, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है भाषा में, लैंग्वेज में, है ना, एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया, तो इसमें क्या क्या आएगा खुद बताइए। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होगा, ऑड बोला है ना, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा और 15 होगा। 1 3 5 7 9 11 13 और 15, दीज आर द कलेक्शंस, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, है ना। उसके बाद बोला गया लेट अस कंसीडर द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास हु आर गुड एट पेंटिंग, इन दिस एग्जांपल वी कैन नॉट से प्रिसाइजली विच स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बिलोंग टू आवर कलेक्शन। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि कौन पेंटिंग में अच्छा है, कौन पेंटिंग में बुरा है, वो डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जर्वर है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पेंटिंग में अच्छा है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पेंटिंग में अच्छा है, तो हाँ, पेंट कौन कौन कर रहा है, पेंटिंग कौन कौन कर रहा है वो डिफाइंड है, बट पेंटिंग में कौन अच्छा कर रहा है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर है? तो ये सारी चीजें, तो ये हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो पेंटिंग में अच्छे बच्चों का कलेक्शन दैट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, कुछ सेट ऑफ सेट्स हैं, है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलो n स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसको n इज इक्वल टू लिखेंगे 1 2 3 और ये कहां तक जाएगा, काउंटिंग नंबर्स का कलेक्शन को ही तो नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो n स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, इन्फिनाइट एलिमेंट्स हैं, ऐसे सेट को हम इन्फिनाइट सेट कहते हैं, बहुत ही सिंपल। उसी तरह से बात करें अगर w स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ होल नंबर्स, ये सेट है क्यों, क्योंकि होल नंबर्स के कलेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको पता है कि 0 से शुरू होगा, सबको पता है नेचुरल नंबर का कलेक्शन में काउंटिंग नंबर्स आएंगे। क्लियर है? तो चूंकि एक जो कलेक्शन के एलिमेंट्स है सबके लिए सेम है, इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन, और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो सेट है, सिंपल सी बात है। यहाँ 0 से बात शुरू होगी, 0 1 2 3 और आगे इस तरह से चलता रहेगा। उसी तरह से मैं अगर बात करूं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में 0 होगा, 1 पॉजिटिव में भी होगा, नेगेटिव में भी होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 इस तरह से आगे बढ़ता है। तो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, होल नंबर्स का कलेक्शन, इंटीजर्स का कलेक्शन, ये तो एक्चुअल में नंबर सिस्टम्स ही है, उन्होंने पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। उसके बाद अगर रेशनल नंबर्स का कलेक्शन, क्यू स्टैंड्स फॉर कोशिएंट, क्योंकि रेशनल नंबर होगा तो रेशियो होगा, रेशियो होगा तो कोशिएंट आएगा, है ना। रेशनल नंबर में क्या होता है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, है ना, और मतलब ये इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, और q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, आई एम सॉरी स्मॉल q होगा, जो स्मॉल q है, जो डिनोमिनेटर का वैल्यू वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या होगा हमारा रेशनल नंबर। तो ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ये एक अलग वे है लिखने का। यहाँ पे मैंने नंबर्स को लिस्ट नहीं किया, है ना, जो एलिमेंट्स उनको लिस्ट नहीं किया, उसको मैंने डिफाइन कर दिया, है ना। ये इस मेथड का नाम है आई थिंक सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं, ये तो बात समझ आ गई, मिटा दूं, बहुत छोटी छोटी बात है। नेक्स्ट बात करी गई है कार्डिनल नंबर पे, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ये सब बातें बहुत बच्चे वाली बातें हैं। कार्डिनल नंबर मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला वावेल,
तो वावेल के कलेक्शन में कौन आया, ए ई आई ओ यू। अब इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 जितने एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट में, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। सिंपल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट V इस तरह से लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट V इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज नथिंग बट अ कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर है क्या, जितने सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। जैसे ए को 5 बार लिख दे तो 5 बार ए नहीं माना जाएगा, एक ही बार माना जाएगा। एक एलिमेंट अगर एक बार है तो एक होगा, 5 बार भी लिखा जाए सेट में तो एक ही माना जाएगा, है ना। अब इसमें अगर मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये तो फिनाइट सेट हो गया। क्यों ये फिनाइट सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स क्या है हमारे, फिनाइट है। अगर मैं नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन की बात करूं तो ये कहां तक जाएगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ऐसे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n इज क्या हो गया, इन्फिनाइट। तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे इनफिनाइट सेट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, वन इज फिनाइट एंड अनदर वन इज इनफिनाइट। फिनाइट सेट किसको बोलेंगे, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिनाइट होंगे, गिन सकते हैं, और जिनमें इनफिनाइट हो उसको इनफिनाइट सेट कहेंगे, है ना। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स द फिनाइट सेट, बिल्कुल। इंग्लिश के अल्फाबेट्स में कितने सारे अल्फाबेट्स है बताइए, 26 अल्फाबेट्स हैं। सम ऑफ नंबर, सेट ऑफ नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इज अ फिनाइट सेट। द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स इज अ फिनाइट सेट। द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स इज एन इनफिनाइट सेट। इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 चलते जाएगा। सेट ऑफ ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज एन इनफिनाइट सेट। एक पॉइंट से कितने सारे लाइंस जा सकते हैं, एक पॉइंट हमारा 3 4 इनफिनाइट जा सकता है, क्लियर है। एक बोला है x इज इक्वल टू, मैंने समझाया भी आपको, ए सी सी ए बी ए। यहां पे आपको देखना ए 3 बार है, आपको एक ही बार समझना है, ये है ना, उसके बाद b अकेले है ना। तो a 1 b 1 और c 1 ही लेना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x सेट क्या होगा, 3 होगा, कार्डिनल नंबर 3 होगा। कभी 1 2 3 4 5 6 आपके ऑप्शंस में होगा, तो आपको देखना है, यहाँ आपकी चीजें गलत हो सकती है। तो याद रखना द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, बट कैसे एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये नहीं कि 2 3 4 जो एलिमेंट्स है, मान लेते हैं कुछ एलिमेंट डबल, जैसे ए 3 बार लिख दिया गया, आपको एक ही बार कंसीडर करना है, सी 2 बार कंसीडर नहीं करना, एक ही बार कंसीडर करना है, बी तो एक ही बार है बेचारा, क्लियर है। तो ये बात समझ गए, कार्डिनल नंबर में आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने हैं। अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। एकदम बच्चे वाली बातें हैं सब, काफी आसान चैप्टर है ना, एंजॉय कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, द फर्स्ट वन इज रोस्टर और लिस्ट मेथड। रोस्टर और लिस्ट मेथड, है ना। अब मैं बताऊं, अगर ये एग्जाम्पल लूँ, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है ना, एग्जाम्पल के थ्रू जो बुक में दिया उसी को कहते हैं। लेट W बी द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड जनवरी, JANUARY। इससे हमको एक सेट बनाना है और सेट का नाम W रखा गया और इनके लेटर्स का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम J इस्तेमाल कर लिए, तो J हो गया, उसके बाद A होगा। A 2 बार है तो आपको 2 बार लिखना नहीं है, N 1 बार है तो लिख लिए, U 1 बार है तो लिख लिए, उसके बाद R 1 बार है तो लिख लिए, Y 1 बार है तो लिख लिए, हो गया। ये जो हमने एलिमेंट्स को हमने लिस्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड लिस्ट फॉर्म। एंड लिस्ट फॉर्म का अलग दूसरा नाम है क्या, रोस्टर फॉर्म या मेथड, रोस्टर मेथड या लिस्ट मेथड टू राइट टू रिप्रेजेंट अ सेट, क्लियर है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, M बी द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 20, है ना। एक सेट है, उसका नाम M दिया गया है और बोला है मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 20। अब 20 से छोटा मल्टीपल्स ऑफ 3, आप खुद बताइए, इसका नाम M दे दिया, है ना। तो 3 होगा, पहला मल्टीपल 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, उसके बाद 21 होगा, 20 से छोटा ही लेना है। तो ये हमारा लिस्ट हो गया है, इसी को बोलते हैं रोस्टर मेथड। तो आई थिंक आपको रोस्टर मेथड समझ आया होगा कि जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देके लिखना है। तो वो जो अंदर जो एलिमेंट्स आपने लिखा, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रोस्टर और लिस्ट मेथड। दूसरा आता है हमारा सेट बिल्डर मेथड। कुछ नहीं, सिंपल। सेट बिल्डर मेथड में क्या करना है, बस भाषा में लिखना है, इसमें लैंग्वेज लिखना है, उसको डिस्क्राइब कर देना, एक्सप्लेन कर देना। यू नीड नॉट टू राइट द एलिमेंट्स, है ना। आपको एलिमेंट्स को लिखना नहीं है, एलिमेंट्स को डिफाइन करना है कि वो क्या कह रहा है, वो आपको वहां से समझ जाना है, ठीक है। दूसरा है सेट बिल्डर मेथड।
सेट बिल्डर मेथड में जैसे एग्जांपल लें, लेट डी बी द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, है ना। डी क्या है, एग्जांपल है, सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, ऑल डेज इन अ वीक। तो बताइए एक हफ्ते में क्या क्या होता है, जनवरी, आई एम सॉरी, डे में क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मैं मान लेता हूं कि एक्स है। अब ये क्या चीज़ है, देखिए कुछ वेरिएबल मान लिए एक्स बराबर, ऐसा लिखना ठीक नहीं है बट स्टिल एक्स बराबर हमने सबसे पहले क्या मान लिया, मंडे, और ये वेरिएबल है। मंडे की जगह क्या हो सकता है, ट्यूसडे, फिर क्या हो सकता है वेंसडे, फिर क्या हो सकता है थर्सडे, फिर क्या हो सकता है फ्राइडे, फिर क्या हो सकता है सैटरडे, फिर क्या हो सकता है संडे। हमने मान लिया कि कोई वेरिएबल एक्स है, वो मंडे हो सकता है कभी, फिर हम ट्यूसडे पुट कर सकते हैं उसमें, वेंसडे पुट कर सकते हैं, थर्सडे पुट कर सकते हैं, फ्राइडे पुट कर सकते हैं, सैटरडे पुट कर सकते हैं और संडे पुट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम लिखते क्या हैं, ऐसे में डी इज इक्वल टू, मान लेते हैं एक्स है और यहाँ पे कोलोन देते हैं या ऐसा देते हैं, सच दैट एक्स मान लिए और सच दैट कि एक्स है क्या, एक्स इज अ डे इन अ वीक, एक्स इज अ डे इन अ वीक। तो आप यहाँ कहेंगे सर इज अ डे, तो अकेले एक डे नहीं, सारे डेज होंगे। हमने क्या बोला, एक्स आर लिखना सही नहीं यहाँ पे। देखिए एक्स इज अ डे मतलब एक्स वेरिएबल है, एक बार मंडे पुट करेंगे फिर कॉमा देंगे, फिर एक बार ट्यूसडे पुट करेंगे कॉमा देंगे, फिर एक बार और वेडनेसडे, एक बार में तो एक ही एलिमेंट आप पुट करेंगे ना। तो इस तरह से लिखने का एक तरीका है, दिस वेरी तरीका इज कॉल्ड सेट बिल्डर मेथड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, है ना, ये हमारा सेट है। तो n जो है हमारा, है ना, तो लिखेंगे n बराबर, मान लिए x है और नेचुरल नंबर्स 10 से लेकर 20 तक क्या होगा, 11, 10 और 20 के बीच 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो एक बार मान लेते हैं x, इसको x एक बार 11 होगा फिर 12 होगा, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, नेचुरल नंबर, बहुत बढ़िया, है ना। और क्या होगा, एंड x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 10 और 20 के बीच। तो ये जो है ना, ये एक तरीका हो गया लिखने का, या पूरा लिख सकते हैं x इज सच दैट, है ना, x सच दैट x बिलोंग्स टू BELONGS पूरा। लेकिन ये थोड़ा मैंने मैथमेटिकल वे में लिखा, लेकिन एलिमेंट्स को मैंने नहीं लिखा, एलिमेंट्स को मैंने डिफाइन कर दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड द x इज फ्रॉम 10 to 20, फ्रॉम 10 to 20 नहीं, 10 और 20 के बीच, बिटवीन 10 एंड 20। क्लियर है। तो जब भी आप एक्सप्लेन करके लिखें, एलिमेंट्स को ना लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर आप एलिमेंट्स को ही कॉमा कॉमा देके लिखें तो वो लिस्ट फॉर्म या रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर मेथड। क्लियर है। नेक्स्ट, सम सिंपल डेफिनेशन ऑफ सेट्स, वैसे ही ठीक है, बहुत ही आसान है। ये सबसे पहला क्या है हमारा, एम्प्टी सेट। मैं अगर बात करूं एम्प्टी सेट की, इसका दूसरा नाम है आई थिंक नल सेट, और भी नाम है नल सेट, या इसी को बोलते हैं वॉइड सेट। नाम से ही लग रहा है, एम्प्टी मतलब खाली, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, दैट वेरी सेट इज कॉल्ड खाली सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट। इसका सिंबल अगर हम दें तो ये हमारा क्या है, एक दो कर्ली, मैंने कर्ली बढ़ा के दे दिया और बीच में कुछ नहीं लिखा, दैट इज एम्प्टी सेट है। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं फाई, है ना, फाई PHI, ठीक है, ग्रीक लेटर है। तो सिंबल फाई हो गया, लेकिन अगर इसको सही से लिखा जाए तो दिस इज द नल सेट, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है आपकी बुक में, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1। अब बताइए, एक से छोटा 0 होगा, बट पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर तो 1 2 3 4 5 होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर भी है और एक से छोटा है, पॉसिबल ही नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। जैसे गर्ल्स स्कूल में अगर आप बोलें कि बॉयज स्टूडेंट मिल ही नहीं सकता, समझ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सेट ऑफ मैंगो ट्रीज, सेट ऑफ मैंगो ट्रीज विथ एप्पल्स। अब बताइए, आपको बताया जा रहा है कि मैंगो ट्रीज है ना, आम का पेड़ है, उसमें एप्पल होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये भी कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। तो सिंपल से एम्प्टी सेट उसको कहेंगे जो जिसमें कोई एलिमेंट्स न हो, जिनमें कोई एलिमेंट्स न हो, ठीक है। उसके बाद आता है सिंगलटन सेट। अब नाम से ही लग रहा है कि ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स द सेट एक्स, कोई भी अगर हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी, उसमें कितने सारे 0 एलिमेंट्स होंगे। 0 इज द एलिमेंट। 0 यहां मतलब 0 का मतलब कि उसमें के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, यहां 0 में डाल दीजिएगा। 0 का मतलब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एम्प्टी सेट इज 0, दैट इज कार्डिनल नंबर जो होगा एम्प्टी सेट का वो 0 होगा। बट उसके अंदर अगर 0 डाल दिए तो 0 भी एक एलिमेंट हो जाएगा, ये ख्याल में रहे। सिंगलटन सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा, है ना। जैसे एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड मार्च, सेट ऑफ वॉवेल्स इन मार्च, एक वर्ड है मार्च, है ना। अब कैसे होगा देखिए, यहाँ पे वॉवेल कौन है, सिर्फ MARCH में सिर्फ ए है, और ए खुद एक एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट में अगर हम देखें, इस सेट में देखें तो एलिमेंट सिर्फ कौन है, ए है, क्योंकि बोला मार्च जो वर्ड है उसके जो लेटर्स है उसमें सिर्फ क्या लेना, वॉवेल, तो सिंगल एक वॉवेल है, तो एक एलिमेंट होने से उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, सिंपल। द सेट ऑफ होल नंबर्स विच आर नॉट नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स विच आर नॉट नेचुरल नंबर्स, खुद बताइए, होल नंबर्स है जो नेचुरल नंबर्स नहीं है, तो नेचुरल में 1 2 3 4 5 सारे हट जाएंगे, सिर्फ 0 बचेंगे, और 0 खुद एक एलिमेंट है, तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 एक एलिमेंट है, 0 एक एलिमेंट है, तो 0 खुद एक एलिमेंट है उस सेट में, तो एक एलिमेंट हुआ, उसको सिंगलटन सेट कहेंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। उसके बाद आते हैं इक्विवेलेंट सेट्स, काफी आसान आसान बातें हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट सेट्स। अब ये एक सिंपल सी बात है, मैं अगर बोलूं A एंड B, इफ A एंड B आर, है ना, दो सेट्स हैं इक्विवेलेंट सेट्स, इट मीन्स के A के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और B के जो नंबर एलिमेंट्स होंगे, मतलब A का कार्डिनल नंबर और B का कार्डिनल नंबर सेम होगा, सिंपल। इक्वल नहीं, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना गिन के उसमें एलिमेंट्स आएंगे उतना गिन के इसमें एलिमेंट्स अगर आए तो दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, क्लियर है। तो इक्विवेलेंट सेट्स को लिखने का तरीका है A B इस तरह से, या दिस इज द वे, है ना। तो ये है हमारा इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे एग्जांपल लिया है, काफी आसान है, क्या एग्जांपल है, सेट x इज इक्वल टू 2 4 6 8, 2 4 6 8, बताइए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। x एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और दूसरा बोला है y में क्या लिया है, a b c d, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, सिंपल। तो दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं, तो x और y क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा में डॉग कैट रैट 3 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे कुछ 3 सिंबल्स इस्तेमाल किया, एक ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर, तो ये दोनों में 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा, समझ गए, इक्विवेलेंट। और अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो A और B के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होंगे। जैसे तीसरे एग्जांपल में बोला -1 -7 -5, पहले में 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में दिल्ली हैदराबाद 2 ही एलिमेंट्स हैं, दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। कॉनेक्ट में क्या लिखा है, इफ द सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट वी कैन एस्टैब्लिश टू अ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू सेट्स। क्यों ऐसा, मतलब ये है कि दोनों की में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है तो एक एक का पेयर बन सकता है, 4 इधर भी 4, तो फर्स्ट का फर्स्ट के, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ, सिंगल सिंगल, दैट इज वी कैन पेयर अप एलिमेंट्स A एंड B सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज पेयर्ड विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज पेयर्ड विद अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ A। सिंपल सी बात है। इक्वल सेट्स में सिंपल सी बात है कि सारे एलिमेंट्स भी सेम होंगे। जब सारे एलिमेंट सेम होंगे तो इक्विवेलेंट भी होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, है ना। लेकिन इसमें इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स ही सेम होते हैं। जब एलिमेंट्स ही सेम हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो सेम होंगे ही। बात होगी अब इक्वल सेट्स की, है ना, इक्वल सेट्स की, क्लियर है। इक्वल सेट्स में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स सेम होंगे। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैं बोलूं A बराबर, एग्जाम्पल लिया है, A बराबर AEIOU, और B में बोला है x such that x is a vowel, x such that x is a vowel in English alphabet, है ना, ठीक है, इंग्लिश में ये। तो बताइए vowel में कौन आएगा, AEIOU तो आएगा, इसमें भी AEIOU है, इसमें भी AEIOU है, दोनों में सेम है,
बस लिखने का तरीका अलग है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म और ये हमारा रोस्टर मेथड और ये है सेट बिल्डर मेथड। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि A इक्विवेलेंट है किसका, B का। काफ़ी सिंपल है ना। उसी तरह से समझ गए ना, और क्या ही समझाना। और अगर ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं बोलूँ कि A बराबर 1 2 3, A बराबर 1 2 3, B बराबर, देखिए इसमें एलिमेंट्स कितने, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 ही एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है ही। दैट इज ये साथ में A एंड B, आई एम सॉरी, ये तो इक्वल होगा, आई एम सॉरी, इक्वल टू B होगा, और साथ में A और B इक्विवेलेंट भी होगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 B हम ले रहे हैं X Y Z, तो बताइए, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 3 है इसमें, 3 इसमें भी है, तो A और B इक्विवेलेंट है, लेकिन A और B बराबर नहीं है। मतलब जो इक्वल सेट्स होंगे वो इक्विवेलेंट सेट्स भी होंगे, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट्स होंगे उसके इक्वल होने की कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है। वो आपका इन्फो बाइट्स में लिखा हुआ है। क्लियर है। और एग्जांपल्स ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत बढ़िया, इक्वल सेट्स हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। क्या नाम है, डिसजॉइंट सेट्स। सिंपल है, डिसजॉइंट सेट्स नाम ही से पता चल रहा है कि दो ऐसे सेट्स लें जिनमें कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन ना आए, उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं सीधे। जैसे हमारे पास x है 3 6 9 12, 3 6 9 12, इसके एलिमेंट्स 4 हैं, 3 6 9 12, y में 5 10 15 20, तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें बताइए कि 3 6, 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है, तो बोलेंगे इंप्लाई कर रहा है x एंड y आर डिसजॉइंट सेट्स। डीजे यहाँ पे लिखे हमने, डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर है। जब भी दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट से। अगर कोई भी एक कॉमन आ जाए तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा, फिर कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, कुछ ना कुछ कॉमन आ गया। क्लियर है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये मैंने डिसजॉइंट सेट्स तक आपको पढ़ाया। नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इतना ही रखते हैं अभी, है ना, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। 30-40 मिनट्स के बीच में ही रखते हैं लेक्चर के टाइम ड्यूरेशन को, तो शायद ठीक रहता है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, है ना, ये सारी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करूँगा कि आप उसका भी इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी मज़ा आया होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप कमेंट करेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा लगा समझने में, या जो भी पॉजिटिव निगेटिव जो भी आपको फीडबैक लिखना है वो अगर लिखेंगे तो मुझे ये समझ आएगा कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ, या मैं अगर ऑलरेडी अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो ज़रूर आप कमेंट में लिखें, मुझे खुशी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।